बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मलका न्यूज़ टीवी चैनल। सबसे पहले असबिर भाई तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि इस नए देखने वाले जो हमारे दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। आज के जो हमारे वीलॉग का मौजू है वो है भुट्टो साहब का केस का तारीखी रिकॉर्ड, एक हिस्टोरिकल जो एक रिकॉर्ड है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक इसकी हेयरिंग हो चुकी है और जनवरी के दूसरे हफ्ते से डेली बेसिस पर इसकी हेयरिंग होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर यह कि केस के ऊपर कोई राय दूं उससे पहले मैं इसके पूरा थोड़ा सा एक बड़ा मुख्तसर सा तारीखी जो एक रिकॉर्ड है उसके ऊपर बात करूं ताकि आप तक जो है और हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं उन तक इस केस की जो थोड़ी हकीकत है वो वाजिया हो जाए। 10 और 11 नवंबर 1974 की दरमियानी रात को लाहौर के इलाके शादमान चौक में फायरिंग होती है, हमला होता है और नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी को कत्ल कर दिया जाता है। मार्शल लॉ लगने पर 5 जुलाई 1977 को, मैं पॉइंट्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो तबसरा करने लग जाऊँ फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। पॉइंट्स आपको ज़रा सुनते जाएं और उनसे हासिल करते जाएं कि 5 जुलाई 1970 को मार्शल लॉ लगता है, जनरल ज़िया साहब लगाते हैं और भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 29 जुलाई को उन्हें रिहा कर दिया जाता है, लेकिन 3 सितंबर 1977 को इस कत्ल केस के अंदर भुट्टो साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है कत्ल की साजिश के अंदर। जाहिर है कि भुट्टो साहब खुद तो नहीं थे, उन्होंने कहा कि साजिश की है इस कत्ल की, तो उस साजिश के तहत भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 13 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस के समदानी ने इन्हें नाकाफी शवाहिद व सबूत की बिना पर रिहा करने का, जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और यहीं से इस जो केस है और जो कहते हैं कि भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ, यहीं से उसके शवाहिद जो है ना वो मिलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? इस वजह से कि जस्टिस समदानी साहब ने भुट्टो साहब को अगर जमानत पर रिहा किया है तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। उसकी फौरी बाद जो है जस्टिस समदानी को लाहौर हाई कोर्ट से रिमूव कर दिया गया है और उन्हें वजारत कानून के डिस्पोजल के ऊपर कर दिया गया कि जी आप देखें, यानी लाहौर हाई कोर्ट के जज वो नहीं रहे। सिर्फ 4 रोज बाद जस्टिस समदानी साहब ने उन्हें जमानत दी तो सिर्फ 4 रोज बाद भुट्टो साहब को दोबारा इसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल करार दे दिया जाता है। ठीक है। 24 अक्टूबर 1977 को भुट्टो साहब का ट्रायल शुरू होता है और सेशन कोर्ट से जो एक ट्रायल का हक है भुट्टो साहब को वो छीन लिया गया। डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट से इनका ट्रायल शुरू होता है और 25 जनवरी 1978 को भुट्टो साहब ने अपना बयान देना जब शुरू किया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौलवी मुश्ताक साहब ने तमाम ऑब्जर्वर्स को कमरा अदालत से बाहर निकालकर कमरा अदालत को बंद करने का हुक्म दिया और उनके इस इंतहाई बाइस्ड जो तर्ज अमल था उसकी बिना पर जब दोबारा केस को रीट्रायल करने का कहा गया, रिक्वेस्ट की गई, तो वो भी उन्होंने रद्द कर दी। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो साहब को सजाए मौत का हुक्म दिया। इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। भुट्टो साहब के केस को सुनने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस के ऊपर एक बेंच बनाया गया, लेकिन उन 9 जजेस के बारे में ये एक आम ख्याल था कि ये 5-4 का जो है ना वो रेशियो है। 5 जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को खत्म कर देंगे, मुअत्तल कर देंगे और भुट्टो साहब को रिहा कर देंगे। अब क्या किया जाए? अब ये हुआ कि जनाब जो 18 मार्च को 1978 को अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और वो ज़िया रजीम के जिसे भुट्टो साहब की मौत की बहुत जल्दी थी, उन्होंने इस केस को जस्टिस अनवारुल हक जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसको जुलाई के एंड तक जो है वो पोस्टपोन कर दिया। क्यों? इस वजह से कि उस दौरान जो है जस्टिस जो वजीउद्दीन साहब थे उन्होंने रिटायर हो जाना था और एक और जज जो थे उन्हें बीमार करके इस बेंच से अलहदा कर दिया गया। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि जो 9 जज रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, इसमें चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस दराब पटेल, जस्टिस अब्दुल हलीम, जस्टिस नसीम हसन शाह, ये ढाक जज थे जस्टिस नसीम हसन शाह, और इन्हें आखिरी पे 9वें नंबर पे लिया गया। जस्टिस गुलाम सफदर शाह, जस्टिस करमलाई चौहान, जस्टिस वहीदुद्दीन और जस्टिस कैसर खान। ये जस्टिस वहीदुद्दीन वही हैं जस्टिस वजीउद्दीन के जो वालिद साहब थे। इन्हें बीमार जो है वो जाहिर करके बेंच से अलहदा किया गया। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि नया बेंच बनाने की ज़रूरत भी कानून के तहत जो होता है, कोई एक जज भी अगर बेंच से अलहदा हो जाता है तो आपको नया बेंच बनाना पड़ता है, वो भी ज़हमत नहीं की गई, बल्कि पीछे जो 7 जज रह गए थे
वो उन्होंने जब इत्मीनान हो गया कि अब 4-3 की रेशियो ऐसी आ गई है कि जब 4 जजेस जो हैं वो भुट्टो साहब को सजाए मौत देंगे और 3 जो है वो मतलब लाहौर हाई कोर्ट से बरी करेंगे, तो उस वक्त इत्मीनान हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी अब ये केस को इसको चलाया जाए। 23 दिसंबर 1978 को समाअत मुकम्मल होती है। 6 फरवरी 1979 को 4-3 की अक्सरियत से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है और 825 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है फैसला और इख्तिलाफी नोट के साथ 1495 सफ़हात पर मुश्तमिल था ये फैसला। सजाए मौत का फैसला 4 जजेस ने, चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस करम अलाई चौहान, जस्टिस नसीम हसन शाह, जबकि मुखालफत में 3 जजेस जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस एस गुलाम सफदर शाह और जस्टिस मोहम्मद हलीम जो थे, उन्होंने मुखालफत में कहा और भुट्टो साहब को बाइज्जत बरी करने का कहा। लेकिन जाहिर है 4-3 की अक्सरियत थी और शक की बुनियाद पर कभी इस तरह जब फैसला आता है तो सजाए मौत नहीं होती, जब स्प्लिट फैसला आ जाए, लेकिन भुट्टो साहब को दी गई। इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील की गई, लेकिन इसे भी 24 मार्च 1979 को मुस्तरद कर दिया गया और बिलाखिर 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब ये पहली हियरिंग हुई है भुट्टो साहब की जो सदारती रेफरेंस की, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि जनाब नज़रसानी की अपील भी मुस्तरद हो गई थी, तो अब केस को किस सूरत चलाया जाए। तो यहाँ एक चीज़ अर्ज़ है कि ये सारे के सारे एतराज़ात इंतहाई बेवज़न हैं, कोई इनमें वज़न नहीं है, इसलिए कि 186 आर्टिकल जो पाकिस्तान का आइन का है उसके तहत ये सदारती रेफरेंस दायर किया गया है। 5 सवाल उसमें पूछे गए हैं और किसी एक सवाल के अंदर भी ये नहीं कहा गया कि इस केस को दोबारा खोला जाए, बल्कि उन्होंने राय ली है कि सुप्रीम कोर्ट हमें राय दे। और 186 आर्टिकल जो है आइन का वो ये कहता है कि अगर सदर मुल्कत अवामी मुफाद के किसी मसले पर कोई कानूनी राय सुप्रीम कोर्ट से लेना चाहें तो वो रेफरेंस भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर राय देगा सदर को। तो वो 5 सवाल जो है उनमें कहीं नहीं कहा गया कि इस फैसले को ख़त्म किया जाए या इस फैसले को दोबारा खोला, केस को दोबारा खोला जाए, बल्कि कहा गया है कि आप देखें कि उस वक्त जो जज थे वो जानिबदार थे या नहीं थे, क्या इस फैसले को मिसाल के तौर पर किसी जगह पेश किया जा सकता है या नहीं पेश किया जा सकता, क्या ये ट्रायल मुनसफाना हुआ है या नहीं हुआ। ये तो राय ली गई है, तो राय देने के अंदर तो कोई हर्ज नहीं है। सेकंड, ये कहा जाता है इंतहाई मज़ाक का खेज जो है कि जी भुट्टो साहब ने कौन सा जिंदा हो जाना है, वो तो बेचारे उनको मौत मर गए, फांसी लग गए। ये नुक्ता इंतहाई मज़ाक खेज भी है और मैं क्या कहूँ अब इसके ऊपर, इसलिए कि अगर इस नुक्ते को भी बुनियाद बनाया जाए तो फिर तो किसी कातिल को फांसी नहीं दी जा सकती। कहा जाए जी मकतूल तो मर गया, अब कातिल को फांसी दे के तो क्या मकतूल जिंदा हो जाएगा। तो ये नुक्ता इंतहाई फजूल, बेकार और बेमायनी है। तीसरा ये कि जी इतने अरसे के बाद अब ये केस खोला जाए क्यों, किस असूल और ज़ाब्ते के तहत। तो यहाँ मैं यही कहूँगा जी कि अगर आपने असूल और ज़ाब्ते देखने हैं तो फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं त्यारा साजिश केस में उन्हें सज़ा हुई थी, तो उसके बाद जलावतनी काट के आए, तो 8 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद, तकरीबन 9 साल के बाद इफ्तिखार चौधरी की अदालत से उन्हें वो सज़ाएँ जो थी वो मुअत्तल हुई और उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया गया। तो जिस कानून के तहत वो सज़ाएँ मुअत्तल हुई थी उसी कानून के तहत जो है ये भुट्टो साहब का केस भी हो सकता है, रेफरेंस सुना जा सकता है। और अभी 2 माह नहीं हुए मुकम्मल, तो 1.5 माह के अंदर अंदर ही, 1.5-2 माह के अंदर अंदर ही अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब के तमाम रेफरेंसेस जो हैं नैब रेफरेंसेस वो उनसे बरी हो सकते हैं, उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। इंतहाई सूरत जो कहते हैं ना जो वो इंसाफ वो जो दहलीज पे मिले, तो अगर उनके तमाम रेफरेंसेस जो हैं वो 1.5 माह से या 1.25-2 माह के अरसे में ख़त्म हो सकते हैं और उन्हें इंसाफ मिल सकता है। तो एक ऐसा बंदा कि वो भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म था, पहला मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी थे, उसके बाद पाकिस्तान के आइन के बानी थे, किसी भी मुल्क की जो इकानमी की रीढ़ की होती है स्टील मिल वो उन्होंने लगाई थी, कादियानियों को काफर करार दिया था और भी बहुत कुछ किया था। तो उनका केस क्यों नहीं, जो रेफरेंस है वो क्यों नहीं सुना जा सकता। और तारीख और जो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक तारीख का कर्ज है, मैं समझता हूँ इससे भुट्टो साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि पिछले 46-47 साल के अंदर तो वो उनका केस नहीं ना सुना गया, ना रेफरेंस किया गया, ना उन्हें रिविजिट किया गया, तो उससे भुट्टो साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये
उम्मीद है कि काजी साहब जो है कि चीफ जस्टिसशिप के अंदर ये केस इंशाल्लाह होगा और भुट्टो साहब को इंसाफ मिलेगा और अदलिया के ऊपर जो तारीख का कर्ज है वो चुकाया जाएगा। तो इससे अदलिया शुरू होगी, भुट्टो साहब की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।